इसको बुलाओ, प्रदीप चौबे साहब को। आएंगे आएंगे, हाथी देर से पहुंचता है। बहुत 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 धन्यवाद। आंदोलन समाप्त, आंदोलन समाप्त, समाप्त। सीटियां मत बजाइए, मैंने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, लेकिन दो छोटे छोटे काम कर लें और उसके बाद फिर जितनी भागदौड़ हुई है, जितनी थकान हुई है, वो सब सही हो जाएगी। एक छोटा काम तो ये कर लें कि जो जनता जनार्दन बैठी हुई है इसके ऊपर लाइट कर दें, क्योंकि ये कुछ और भी कर सकती है। ये जो हमारे ऊपर एक लाइट है, इसके अलावा आप लोगों के ऊपर भी लाइट हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और एक आदरणीय प्रदीप चौबे जी, जो हिंदुस्तान के और हिंदी के कवि सम्मेलन के जो कुछ ग्लोबल फेसेस हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण चेहरा है। और राहत इंदौरी साहब, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी मेरे जवान दोस्त बैठे हैं, कि बरसों पहले फिराक गोरखपुरी के लिए किसी ने ये शेर कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो। हमें अच्छा, मुझे ये भ्रम था कि मुझे देखकर तालियां बजी। जो बाल हमेशा आंखों के ऊपर रखते हैं, स्टाइल करते हैं, एक आंख उसकी नहीं दिखती है। आइए प्रदीप जी, और कुछ नहीं, आ जाइए। उनके साथ जाना नहीं था, यहीं आना। होता है इस उम्र में खास तौर पे होता है। एक उम्र होती है जब आदमी प्रैक्टिकल में फेल होता है तो थ्योरी में ट्राई करता है। प्रदीप चौबे साहब उसी उम्र के पड़ाव पर हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत दिन वो गाने गुनगुनाए हैं, धीरे धीरे जब नजरें मिली। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आजकल भी सुबह होते हुए सबके घर में शरारती बच्चों से माएं बड़े लाड़ में कहती हैं, सुबह हो गई मामू, आज सुबह हो गई मामू। धीरे धीरे जब नजरें मिली, जैसे लाखों गीत इंडस्ट्री को देने वाले और एक ऐसे शायर जिन्हें आप यकीन मानिए कि मेरे अगर इंजीनियरिंग के सफर छोड़ने के पीछे पहले 4 लोग थे जिन्हें मैं सुनना चाहता था, जिनके साथ बैठना चाहता था। उनमें से मेरी खुशनसीबी है कि एक चेहरा राहत इंदौरी साहब का था। आज राहत इंदौरी इस कैंपस में है। मुझे लग रहा है कि आने वाली नस्लों के लिए और आपके लिए वो शेर मिलने वाले हैं जो आपकी खुद की जिंदगी और आपकी मोहब्बत की जिंदगी दोनों को जवान कर देंगे। एक बार जोरदार स्वागत करिएगा। प्रदीप चौबे जी जो देश के सबसे बड़े कवि हैं वेट की दृष्टि से, वो आज इस मंच पर है। मेरे लेट हो जाने का कारण भी वही है, मतलब फ्लाइट भी धीमी गति से उड़ी और कार तो चल ही नहीं पाई। लेकिन क्या है कि अब क्या करा जा सकता है, मन था कि जल्दी पहुंचा जाए आपके बीच। पहले जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आते थे तो बड़ा सुकून रहता था, क्योंकि वक्त पे उड़ती नहीं थी और अंदर भी 40-50 साल की एयर होस्टेस होती थी तो नींद आ जाती थी आराम से। आज तो हम लोग, आपने जो बुक कराई हमारी टिकट, वो फ्लाइट इतनी खूबसूरत थी, मैं किंग फिशर में आया। अंदर इतना अच्छा अच्छा सामान है। नहीं, सामान का मतलब वो नहीं, सामान का मतलब अंदर जो कटलरी है, जो सब कुछ है, अच्छा है। और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कोई एक सत्यवादी व्यक्ति है तो वो आदरणीय विजय माल्या हैं। क्योंकि जैसे ही आप रनवे पर जाते हैं, जो लोग फ्लाइट में गए होंगे आज जाएंगे, आप देखना, मेरा एक्सपीरियंस याद रखना, जैसे ही आप रनवे पर जाते हैं
वो सामने वाले स्क्रीन पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये सारा क्रू जो है ये मैंने जांच परख के रखा है। मुझे अभी हैदराबाद रामोजी राव सिटी के शो में मिल गए थे, वो सामने मुख्य अतिथि थे, हैदराबाद वाले भी हैं, तो मैंने उनसे नहीं, उनका तेलंगाना अलग है। तो मैंने उनसे कहा विजय माल्या साहब से कि साहब मैं नौकरी करना चाहता हूं। बोले इतने अच्छे शो चल रहे मेरे पूरी दुनिया में, क्या नौकरी करके करेगा? मैंने कहा नहीं सर, वो मैं जांच परख में थोड़ा सहयोग करना चाहता हूं। तो बोले नहीं ये संभव नहीं है। और इतनी आज्ञाकारी लड़कियां उन्होंने वहां काम पर लगाई हैं कि 15-20 बार घूर के देख लो तो आकाश में पूछ और लेती है कि कुछ चाहिए क्या। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। आइए दोस्तों, बिना देखिए समय की सीमा है, वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को थाम कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। बहुत कम समय में हमें ये कार्यक्रम निपटाना है। मैं 4 पंक्तियां केवल पढ़ दूं आपकी खुशहाली के लिए, आपकी जिंदगी की तरक्की के लिए। 1 साल के अंतर के बाद मैं इस कैंपस में लौटा हूं। पिछली साल भी बड़ा मैस था, जब मैं आया था बड़ी भगदड़ थी, 3-4 बार तो जगह बदली गई थी। इस बार भी बड़ी भागदौड़ हुई है, न जाने क्यों। लेकिन जब भी मैं बंगाल आता हूं तो इसलिए खुश होता हूं कि बंगाल के कम्युनिस्ट शासन ने पिछले 25-30 सालों में बंगाल की बड़ी सेवा की है। जो सड़क जैसी थी, जहां गड्ढा जैसा था, वो वहीं रखा हुआ है। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना आराम से प्रेम हो जाए और उसके बाद रात को सुर लगा के चिरोदिनी गालो, तो बस सॉल्व हो जाता है। मैं एक बड़े महनीय नेता ज्योति बाबू को अपना श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। इस भारत में पिछले 52 साल में अगर कुछ ऐसे चेहरे भारत ने पैदा किए जिन पर आम आदमी यकीन करता था, उनमें से ज्योति बाबू एक थे। हम हिंदी कविता की ओर से उनको प्रणाम करते हैं और उनके जो बाकी लोग रह गए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। आज भाई ये सब इंजीनियरिंग के लड़के ना, मैं इनको बचपन से जानता हूं, ये इतने बदमाश हैं कि टाइपराइटर जैसे हैं, मारो कहीं लगे भाई। मुस्कुराती, मैं बचपन में टाइपराइटर को बहुत ध्यान से देखता था कि यार साइड से भी मारो तब भी वही लगता है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। पहली बार आईआईटी के परिसर में ऐसा स्थिति देख रहा हूं कि इधर सूखाग्रस्त है और इधर हिलोर है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए और आप सबकी दुआएं कि आप पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आइए, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए हिंदी कवि सम्मेलनों के गणपति हमारे गणेश, आप मानिए कि ये साक्षात गणेश का अवतार है। एक बार जब गणेश जी ने दूध पिया था, हम लोग ट्रेन में थे, मंदिर नहीं जा पाए थे, तो मैंने तो प्रदीप चौबे जी को ही पिलाया। जब इन्होंने पी लिया तब मुझे यकीन हुआ कि पी रहे हैं। ये मैंने इनको बहुत कोसा, मैंने कहा भाई साहब इतना वजन बढ़ गया है, देश में इतनी त्रासदी है, काला आंटी में लोग भूखे मर रहे हैं और आप फूलते जा रहे हैं। तो ये इतने दुखी हुए कि मेरे यहाँ बंबई में आए, जहां मैं रहता हूँ लोखंडवाला में, वहां 64 मंजिल की एक ओबेरा टावर से उससे कूद गए नीचे। जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्रों में कुछ सुंदर युवतियां घूम रही हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं कवि था, हो सकता है स्वर्ग में पहुंच गया हूं। तो लड़की से बोले कि कन्ये अप्सरे, क्या मैं स्वर्ग लोक में हूं? तो नर्स बोली कम्बका चुप पड़ा रहे, तू जसलोक में है। बोले अच्छा मैं बच गया। बोले तू तो बच गया पर वो दोनों मर गए जिन पर आकर गिरा। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत कीजिएगा प्रदीप चौबे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, इतने वर्ड बोलेगा। दोस्तों, आप लोगों की महफिल में हम तीनों कवि शायर, हमारे राहत इंदौरी साहब और कुमार विश्वास और मैं खुद बड़ी मुश्किलों से हम लोग कैसे कैसे पहुंचे हो, तो आपकी तालियों ने और आपके स्वागत ने हमें जिंदा कर दिया, वरना तीनों की डेड बॉडी ही उतरी है। इस कदर का सफर इतना मुश्किल, देखिए इतना वक्त कम था कि मैं तो शर्ट को भी पैंट में न डाल पाया। और वो तो गनीमत है कि पैंट आप देख रहे हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं था। लेकिन सोच लिया कि लड़के लड़कियों में जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें महावीर स्वामी समझ लें। तो जो भी है, और बहुत लोग आप लोग नाराज होंगे, देर हो गई, ये वो तमाम टेंशन आती रहे कुमार विश्वास को, लेकिन हम लोग आ गए महफिल में, आपके स्वागत है, मैं खोल दिया। आइए अब मैं आपको थोड़ा खोलता हूँ।
मुझको गणपति अब सुन लो थोड़ी देर, हर बात पे गला फाड़ फाड़ के ही ये कथा ठीक नहीं है, थोड़ा सुनना भी चाहिए ना। ये आपके लिए नहीं कर रहे प्रदीप जी, रोज रात को इतने बजे ऐसे ही करते हैं। अभी तो संख्या ये हो गई है। बस ये आप लोगों की मस्ती है जो हम टूटे हुए लोगों से निकलवा रही है अंदर से हंसी। आइए सुनाता हूं थोड़ा, ताकि वक्त बड़ा कम है बताया गया है, तो अपने छोटे से कम वक्त में हम ज्यादा बढ़िया बात कर लें, ये अच्छा प्रेमालाप हो जाए, वो अच्छी बात है। मुझको गणपति बता दीजिए, गणेश जी खड़े हैं, मुझसे कहने लगे, मुझे बताया कि आपके सामने गणेश जी खड़े हैं, अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। बहुत अच्छे। और ये तो गणेश जी की कृपा है कि सवारी पे नहीं बैठे हैं, वरना सवारी के चित्र पे हार टंग जाता आपका। तो ऐसा मेरे साथ में होता है, थोड़ी चुहलबाजियां, थोड़ी रंतरानियां, खेल कूद आपके सामने होगा। मैं इशारे कर लूं साहब, मैंने मिली को बताया नहीं सुना था, तो इशारे से बात करता हूं। आप लोग IIT के छात्र हैं और बहुत शार्प होते हैं। अभी रुड़की में गया था मैं कुमार विश्वास के संचालन में कविता पढ़ने के लिए, तो वहां पर IIT के छात्र ने मेरे कविता पढ़ने से पहले कैसा सवाल पूछा कि दिमाग तो मेरा भीड़ा तो घूम गया, लेकिन गणेश जी की कृपा से जो जवाब मैंने दिया तो पूरे सदन में तालियां बजाई। उसने मुझसे पूछा कि बताइए शोभे जी, कला और विज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान का विद्यार्थी था वो, इंजीनियरिंग का, और हम लोग कला के विद्यार्थी थे। तो अगले ने सवाल पूछ के टेंशन पैदा करने की कोशिश की। चौबे जी बताइए, कविता बाद में सुनाना, पहले बताइए कला और विज्ञान में क्या फर्क है? मैंने कहा देख भाई, झूठ बोलना एक कला है और झूठ को पकड़ लेना विज्ञान है। तो ये तालियों ने मजा बांध लिया। बस अब मैं सुनाता हूं आपको। साली ने जीजा से कहा, सुन तो लो पहले जीजा हो, सुन तो लो। इशारे से बात करूंगा मैं, इशारे समझना, कविता तो क्या सुनाऊं, मेरे इशारे ही कविता होते हैं। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। समझ में आ गई? मजा लो आपको, मजा लो। देखिए मैं कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहूंगा जो अशालीन हो, लेकिन इशारे से बात करना चाहिए। किसी को कुछ भी एकदम नहीं कह देना चाहिए। कुछ ऐसा कहो कि उसे बुरा लगते लगते बचे और वो अच्छेपन की दाद दे दे। जैसे जैसे कैसे ऐसे। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। लिखा हुआ था, मजा दीजिए, लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रही। बात कहने का तरीका होता है, तरीका होता है। बात तो यूं थी कि वो भेंगी थी। अगर मुझसे कहता कि भेंगी है तो मैं पिटता, तो कह के काम चला लिया कि उस सुंदर लड़की की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। ये तरीका होता है, इशारा होता है। समझदार लोग समझ रहे हैं। एक मास्टर ने एक और इशारा देखिए, एक मास्टर ने क्लास में बिल्लू से पूछा, बिल्लू नाम का बच्चा नटखट होता ही है, बड़ा शार्प था। मास्टर 16वीं शताब्दी का था और बच्चा बिल्लू जो था वो 21वीं शताब्दी का था, जनरेशन गैप था। तो मास्टर ने पूछा बिल्लू से कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। मैं समझ गया कि आपके घरों में बिल्लू के पिताजी ही हैं। सारे बिल्लू तो ही बैठे होंगे। लेकिन मास्टर भी समझा साहब, बच्चे ने बात तो कह दी, आप तो समझ गए। अब सुनिए, मास्टर पूछा कि पहली बार पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। तो बोले वो तो होंगे, लेकिन पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने फिर कहा कि अभी आपको बताया ना साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं।
आंसू झल्ला गया, बोले बदतमीज पिताजी क्या करते हैं, मैं तो ये पूछता हूँ। तो बिंदु ने साफ कह दिया कि जो आदमी इतना बिजी रहता हो उससे और कुछ करने के लिए टाइम ही कहां बचता है। समय कम है देखिए, और मैं तो कहूंगा डॉक्टर कुमार विश्वास आप क्या 3-4 बार आ चुके, आपने उन्हें खूब सुन लिया, मैं पहली बार आया हूं, हंसी मजाक का आदमी हूं, थोड़ी सी आपकी महफिल लगाऊंगा। डॉक्टर राहत इंदौरी कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जाते हैं, उनका यहाँ पर होना अपने आप में एक चमत्कार है। सुनेंगे तो आप उनको, मुझे तो आप केवल देखिए। आइए थोड़ा सा और, अभी चुनाव हुए, देखिए बात करने का एक तरीका होता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में खड़ा हूं, खुद भी पढ़ा लिखा हूं, तो ऐसी बात होना चाहिए जो ठीक से लगे। अभी चुनाव हुए लोकसभा के, हमारे शहर में भी हुए, हमारे ग्वालियर में हमारे लोकसभा के सांसद हमेशा चुनाव में खड़े होते थे, लोकप्रिय सांसद रहे, नेता रहे, और हर बार वो जीत जाते थे। वो पहली बार चुनाव में हार गए क्योंकि जनता को अकल आ गई, चुनाव हार गए। ऐसा सदमा पहुंचा हार का कि आत्महत्या को जा रहे थे, पहली बार ठीक काम कर रहे थे, लेकिन वो भी काम उनसे हो नहीं पाया क्योंकि मैं मिल गया रास्ते में, आत्महत्या जाने के रास्ते में मैं मिल गया। तो मुझसे एक ऐसा सवाल उन्होंने किया कि जो जवाब मैंने दिया उसका मजा लीजिए। उनका सवाल और मेरा जवाब बात समझने की है। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। जैसा मन का हाल था वैसा सवाल था, और जवाब सुनिएगा साहब। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो क्या और कितने गिन के आ रहा है। अच्छा कभी वो होता है जो आसानी से बात कर देता है और समझ में आ जाती है बात। अब ऐसा है कि अब तो मैं थोड़ा सा दुबला पतला हो गया हूं, लेकिन अभी 3-4 साल पहले मैं काफी हैवी वेट चैंपियन था। जहां जाता था लोग मेरी काया पे हंसते थे, इतना मोटा आदमी कोई देखा ही नहीं था। तो जहां मोटेपन के साथ तो लोग कमेंट करने लग जाते थे। तब से वो सुनाता हूं मैं। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना होगा। पूरी दुनिया जाती है किलोमीटर से, मैं अकेला खुद हो जाता हूँ किलो से। अपनी अपनी मार्केट वैल्यू है। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है तो तौलता है। वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। जहां जाता हूं मेरे लिए मुसीबत खड़ी जाती है। मैं और कुमार विश्वास लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे। अब कुमार विश्वास तो देख लो कि जितना वो है, ये तो बेचारा बचपन से ही ऐसा दुबला पतला है। जब 35 साल की उम्र में ऐसा है तो हुआ होगा तब क्या रहा होगा। बहुत अच्छे। इसके पिताजी ने मुझको बताया कि जब ये हुआ था तब ये पता लगाना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। अच्छा साहब, उस वक्त तो पता लगाना मुश्किल होता है कि हुआ है कि हुई है, क्योंकि आवाज तो एक जैसी आती है। अब इनके पिताजी को वो दिखे ही नहीं। तो इनके पिताजी बड़े निराश की, पता नहीं हुआ भी है कि नहीं। तो दाई ने सूचना दी कि नहीं दादा चिंता मत करो, हुआ ही है। मैं तो दाई हूं, पुरानी एक्सपर्ट हूं, दावे से कहती हूं कि हुआ है। तो इसके पिताजी खुश हो गए, दाई को 100 रुपए का नोट दिया, अगर ये हुआ है तो ये नोट भी तुम्हारा हुआ है। तो दाई ने साफ साफ कह दिया कि वापस रख लो साहब, हुआ ही क्या है। तो हम तो साथ में रहते हैं। तो मैं और कुमार विश्वास लखनऊ स्टेशन पर खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूं। वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें।
हम वजन तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े, लिखा हुआ था सूचना है, गौर से पढ़े। एक साथ 4 लोग न चले। टिकट कुमार विश्वास को दिखाया, वो भी मुस्कुराया, आगे बढ़ा, मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। कवियों की बड़ी मुसीबत है कि उन्हें कोई सीरियसली लेता नहीं, सभी छेड़ते हैं, मशीनें भी छेड़ती हैं। अफसोस की हसीनें कभी नहीं छेड़ती हैं। इसलिए हम लोग एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। डायनासोर ही दलदल आ रहा था पूरी पिक्चर। हमारे शहर में लगी ग्वालियर में, मैं भी देखने गया। टिकट लेने क्यू में खड़ा की हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना। हीरो तो यहीं खड़ा। यहां तक तो मैंने, आपको हंसते हो तो हुआ, हीरो तो यहीं खड़ा। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब मैं टिकट लेने के लिए लाइन में लगा तो सामने वाला मुझसे पलट के बोला कि धक्का क्यों दे रहा है भाई साहब। मैं कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, और IIT वाले कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूं कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम करो, कोई करता नहीं। रास्ते भर मुझे खाने को नहीं मिला, साहब इतने फोन आते रहे, पता नहीं कौन को फोन कर रहा था। मैं पहुंचते नहीं, कुछ खाने का इंतजाम है क्या? बोले खाना बाद में बटेगा। कोई आप में से कोई स्टूडेंट था वो, नाम तो मुझे पता नहीं। बोले खाना बाद में बटेगा। मैं कितने बजे? बोले 12 बजे। बोला खत्म हो गया तो बोला मैं हूं ना, जैसे खुद ही थाली में बढ़ जाएगा। बोला मैं हूं ना। मैं कहा तू तो है भाई, लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। क्या समझ रखा है? बड़ी मुश्किल है। एक तो मैं कवि हूं, थका आया हूं, खाने को कुछ मिला नहीं, ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण की वैसी प्रॉब्लम है, नहीं खाया तो मर ही ले। क्योंकि ब्राह्मण बेचारा, उसको एक ही काम शताब्दियों से सौंपा गया है। ब्राह्मण कभी खाऊ नहीं था, मगर लोगों ने खिला के उसे मुफ्तखोर बना दिया। हिंदू जातियां, हिंदू समाज में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, वैश्य, हरिजन, शूद्र। बाकी तीनों जातियां प्लान बना के गई ब्राह्मण के पास में, आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ये उसको भ्रष्ट बनाने का प्रयास था। इस साले को मुफ्ता खिला करके निकम्मा कर दो, एक दिन तो ये भीख मांगेगा ही। ब्राह्मण तक समझा नहीं, फुकट का माल मिला, खींचने लगा, शताब्दियों तक खींचा। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं है, प्लान सक्सेसफुल हो गया। ब्राह्मण देवता प्रायः दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर ब्राह्मण पॉपुलर हो जाता है। मेरे पास भी निमंत्रण आते, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं श्राद्ध का नहीं खाता। जब मैं खुद जिंदा हूं तो अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं। लेकिन आते हैं ऑफर। एक ठाकुर साहब, सुनने लायक बात है, एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में ग्वालियर में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूं। ठाकुर मेरी बात नहीं समझा। मैं कहा मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा खाता हूं। बोले क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया, तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या? उनका माल खाऊंगा वहीं पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तब मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने तैयारी करने में आ रहा हूं, और भगवान ने चाहा तो आज शाम को 13 मना के लौटूंगा। मैं तैयारी करके गया उसके पिता के श्राद्ध में खाने के लिए, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। बोला
बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण, बड़ा इतने गुस्से में हूं कि नॉन वेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा फिर भी दिखा, इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो दोस्तों ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बस ज्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ, लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। साहब आप तो बहुत बढ़िया सुनने वाले हैं, कलेजा तो हमारा पहले से फूला हुआ है। क्या करें बाद में खाना खाने अपने घर पर बुला रहा। आइए सुनाता हूं कुछ मैं ऐसा जो आपको मजा देगा। मैं क्या करूंगा, हर आदमी मजा करता है मेरे साथ, रेपुटेशन मेरी खराब, मेरी बीवी तक मुझे सीरियसली नहीं लेती। अभी एक दिन बीवी ने क्या पूछा मुझसे, सुनिए जरा, जो नोक-झोंक होती थी हम दोनों में, तो बीवी ने मुझसे पूछा कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। उसी में मेरा नुकसान हो गया, मुझे तू मिल गई, अकल तो मिल गई डॉक्टर कुमार विश्वास को, जो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। तो करती रहती है वो, दुखाड़ती रहती है, लेकिन मैं डटा रहता हूं क्योंकि मैं मर्द भी हूं और पति भी हूं। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। भाई शादी के पहले तो आदमी मर्द होता ही है, जैसे आप लोग सभी मर्द बैठे हैं, मगर बच्चों शादी होते ही पति में कन्वर्ट हो जाओगे तब मिलना मुझसे, तब तुमको मैं टिप्स दूंगा कि मर्द कैसे बनेगा। आइए खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी मुश्किल में रहता हूँ, बड़े मजाक मेरे साथ में होते हैं, ऐसी खास बात नहीं है, कैसी कैसी चीजें मेरे साथ में हो जाती है। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया तो मैंने अंडे वाले से बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जो कोई भी पूछता। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? इसमें हंसने की क्या बात है? आप लोग गलत समझ रहे। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो अंडे वाला बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? उनका भाव बता दे, तरीका पूछा, मुर्गी तेरी है कि मेरी है? वो मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं, बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। ऐसा मेरे साथ में उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वो ही देते हैं। और मैंने कहा आप? बोले मैं तो 8 बजे दे के निकल जाता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी कभी कभी दे दिया करते हैं। दोस्तों आप हंसते हैं, समय बड़ा कम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें कवि समझते हैं, कलाकार समझते हैं, मगर हम लोग हैं तो फकीर, अंदर से दुख लिए घूमते हैं। आपकी महफिल में आते हैं तो हमें हंसाने का चस्का छूट जाता है। मिर्जा गालिब के शेर को याद करता हूँ कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। एक पोस्टर वाली कविता सुना दी, और इस बार पेमेंट अच्छा मिले तो बेल्ट भी खरीदिए। फिर ये मैं कह देना कि मेरा पेंट वापस करो। मैं तो बहुत कम कविता पढ़ता हूँ, सब बता दूं। मैं तो बहुत इसमें कंजूस नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों का ध्यान रखता हूँ। फिर कम पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ने से कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। मुझे याद है कि बिल्कुल नया कभी मैदान में आया, उसे किसी ने बुलाया तो खुद ही माइक पर मंच पर चढ़ गया वो, और 1.5 घंटे उस पर बिगड़ता गया। जब माइक से नहीं हटा तो पीछे वाले कवियों में से एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा।
कुर्ता बहुत पुराना था, आधा हाथ में आ गया। कुर्ता फटा देकर के तभी कविताओं खा गया। पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। तो बदला लेने के मूड में वो 1 घंटा पड़ गया, संतुलन फिर बिगड़ गया कवियों का। तो एक दूसरे से बोला कि ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था, उसने पजामा स्कीम सुन ली और पलट के बोला कि खबरदार अगर पजामे को हाथ लगाया, एक तो उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूं, और असली कारण यह है कि पजामा ही पहन के आया हूं। दोस्तों में क्या करता है, सब मुझे उखाड़ते रहते हैं। लेकिन आइए एक छोटी कविता की ओर कहा जा रहा है, समय कम था इसलिए मैंने अपना काम किया, लेकिन यही सराहता हूँ। एक ऐसी मजेदार कविता जो याद दिलाई है, उसे आप भी लिख सकते हैं। सिनेमा के पोस्टरों में भी कविता मुझे मिल गई एक जगह। एक स्टूडियो में घूम रहा था मैं, वहां सिनेमा के पोस्टर लगे थे, वो जो सीक्वेंस में लगे थे सिनेमा के पोस्टर, बस वही कविता है, मजे लीजिए। कल आप इसे आगे बढ़ाएंगे, मेरा दावा है जी। पहले 4 पोस्टर, फिल्मों के पोस्टर लगेंगे। पहले 4 पोस्टर, हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरे हैं, हम सब चोर हैं। फिल्मों के पोस्टर लगे भाई, बिल्कुल शरारत नहीं। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, ये तो होना ही था। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए। भाई सुन लो पहले सीक्वेंस है, आह पिक्चर बनी थी राज कपूर, आह दुल्हन वही, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए, 20 साल बाद गुमराह। पूरी बात सुनो, उसका मजा लो। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए, 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। और देखिए बारीक पोस्टर क्या बारीक इशारे कर रहे हैं, समाज में संबंध कैसे होते जा रहे हैं। कुछ बारीक बातें भी हैं कि पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। चोर पुलिस एक दूसरे के लिए, चोर पुलिस एक दूसरे के लिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। ये दोनों फिल्में बन चुकी, लेकिन हिंदुस्तान में कोई पोस्टर कहीं भी लग सकता है। वो बात, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर में खुद भाग खड़ा हुआ, लिखा हुआ था, गांधी एक बार चले आओ, हसीना मान जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप चौबे जी को, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चार लोग चले जाइए, एक आध के साथ जाएंगे भी नहीं। मैं अब आपको देखिए, मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं, बैठो। हाँ नहीं कोई तो पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाओ, सब एक जैसे। क्या ये व्यवस्था के लोग हैं, इन्हीं से खतरा है बस। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी पढ़ता और पढ़ाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी समृद्ध भाषा में मैंने जन्म लिया, हिंदी में। लेकिन मैं कई बार जब उर्दू पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के ऊपर एक एहसान उर्दू का है कि एक ऐसा मीटर उसने दिया, एक ऐसा छंद हमें दिया जो हिंदी के पास नहीं था। अच्छा, ये इसकी दिक्कत नहीं है, ये खराब टाइमिंग में पैदा हुआ है। मत बोलना तुम, समझे? अच्छा, ये क्या है, ये मुझको भी वही समझ रहा है कि ये पता नहीं है कि जिस धर्मशाला में तुम रह रहे हो वहां का मैं डायरेक्टर रह चुका हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हाँ है तुम्हारी, बस ये है कि ये गलत जगह से निकल रही है। कई लोगों का अलग अलग सत्र में निर्माण होता है, इसका शायद लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हुआ है। आज बहुत साल पहले से IIT, NIT में, IIM में कभी सम्मेलन की परंपरा नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता था, चूंकि मैं
आपके जैसे एक परिसर से गया हुआ था, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, तो मुझे लगता था कि हमारी जवान पीढ़ी को कविता सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अभी हम नागपुर के किसी कॉलेज में थे, पता नहीं क्या उसका नाम था, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो वैसे वाले रामदेव नहीं, दूसरे वाला था। उनके 25 साल पूरे हुए थे, तो मैं और चेतन भगत थे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार ब्रदर, तुझे कोई लेखक नहीं मानता, मुझे कोई कवि नहीं मानता, लेकिन जिनको मानना है वो हमें मानते हैं। हम इस बात पर खुश है कि हमें कोई चैनल माने या ना माने, हमें कोई पत्रिका माने ना माने, कोई हीरोनी माने ना माने, लेकिन जिनके बीच से हम आए हैं वो हमें अपना कवि, अपना लेखक मानते हैं, तो हम खुश हैं। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, मैं अपनी जमानत पर इस परिसर तक मैं 5वीं बार आया हूं। पद्म भूषण गोपाल दास नीरज से लेकर निदा फाजली तक सबको इस स्टेज पर पुराने लोगों ने देखा है। जो पुराने यहाँ लोग होंगे, जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, इसी जमानत पर कि मुझे लगता था कि हर कंटेम्प्रेरी पोइट्री आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं 3 शेर आपको सुनाऊंगा और 3 शेर पर आपकी दाद मुझे इस बात पर यकीन दिलाएगी कि राहत इंदौरी साहब को यहाँ लाकर मैंने आपको वो तोहफा दिया जिसके आप हकदार थे। फिराक गोरखपुरी एक बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने अपने बारे में कहा था, ये जिसकी भी पांडुलिपि है, थोड़ी देर चुप कर लो बेटा, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो लोग करा देंगे, और जिधर जिधर से जो आवाजें निकल सकती हैं सब तरफ से बंद कर देंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए चुप कर लो, क्योंकि मैं कश्ती का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। और ये देखिएगा कि खड़े हुए कहां पर हैं, परिसर क्या है। ये पिताजी के पीएफ से निकाले हुए 1.5 लाख रुपए के डोनेशन से इंजीनियरिंग करे हुए परिसर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा परिसर IIT है। हिंदुस्तान में 2 तरह के इंजीनियर हैं दोस्तों, एक जो IIT में पढ़ते हैं और एक जो IIT में पढ़ना चाहते थे। केवल 2 ही तरह के इंजीनियर हैं पूरे भारत में, और कोई नहीं है। 3 शेर सुनिएगा। 1977 में दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा था। आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में इंदिरा जी इतनी ज्यादा अराजक हो गई थी कि हिंदुस्तान को अपनी मशीन समझती थी। दुष्यंत ने कहा था उनके बारे में एक शेर, दुर्भाग्य इस देश का कि 35 साल बाद उनकी पुत्र वधु आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए वो सत्य सिद्ध हुआ। मैं उनका सम्मान करता हूं, देश के महनीय प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम है, लेकिन इतने विद्वान व्यक्ति को जब छोटे से छोटे फैसले के लिए कि कोपेनहेगन में हम मुंह किस दिशा से खोलें, अल शरम में हम किस बात पर समझौता करें, इसके लिए 10 जनपद की ओर देखना पड़ता हो, तब लानत भेजिए कि 35 साल बाद दुष्यंत का ये शेर जिंदा हुआ कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में। एक सवाल पूछना चाहता हूं राहत साहब, मैं यहाँ, ये मेरे घर के मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठे हैं, ये सब बैंक क्लर्कों के, अध्यापकों के, प्रोफेसर्स के, टेक्नीशियंस के बेटे, इंजीनियर्स के बेटे, डॉक्टर्स के बेटे हैं। इन्हें बड़ी मेहनत से बंसल साहब के यहाँ, मित्तल साहब के यहाँ भेज के, रश्मि खेलिडे घिसवा के इन्हें यहाँ भेजा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी शिक्षा में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद कानपुर की IIT में अगर 3 महीने प्लेसमेंट नहीं मिलता तो मां की कोख से अभिमन्यु जैसी चक्रव्यूह वेदन की शिक्षा लेने वाला हिंदुस्तानी लड़का आत्महत्या कर ले? क्या हिंदुस्तान के सपने इतने छोटे हो गए? तब मैं कहना चाहता हूं कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और अगली 2 पंक्तियों में वो हिंदुस्तान गूंजे जिन गांव कस्बों की गलियों से चलकर आप यहां तक आए हैं। तो गजल के सम्मान में तालियां बजाना। मैं बहुत बड़े आदमी से गुजारिश करूंगा कि तुम्हारे परिसर में आ गया कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। वही गजल, एक कांग्रेसियों को बिठाया तो वो खा गए, भाजपाइयों को बिठाया तो वो 1 लाख में उल्टी कर गए, चैनल पर आ गए। इस बार सोचा कि निर्दलियों को बिठाओ। राजनीति कितनी बड़ी वैश्या है कि उसके आगोश में आते ही 1-2 कौड़ी का कौड़ा भी करोड़पति कौड़ा हो जाता है। आपके पड़ोस में होकर गया। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ पानी की बूंदों को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वगरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। सारे बादल। लेकिन वही गजल
ये गजल ने हिंदुस्तान की बात की, लेकिन यही गजल जब मोहब्बत की बात करती है तो ताज भोपाली के इशारे में इस तरह बात करती है। खूबसूरत चेहरे यहाँ पर हैं। ऐसे कहता है ताज कि मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले। हिंदी में मैं कदा बार को कहा जाता है कि मैं कदे बंद करें। अब जरा जवान हो जाइएगा कि मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, आंखों से पिलाने वाले। और वही गजल जब शुद्ध हिंदुस्तानी हरकतों पर गुजरती है तो एक उस्ताद शायर ये शेर कहता है कि उनसे छीके से कोई चीज उतरवाई है। जब घर में साली आ जाए प्रदीप जी तो जाले उससे ही साफ करवाते हैं। इस बहाने घर के भी साफ हो जाते हैं और आंखों के भी साफ हो जाते हैं। कि उनसे दोस्तों राहत इंदौरी को सुन रहे हैं आप, आने वाले 20 साल बाद चाहे न्यू जर्सी में हो, सिलिकॉन वैली में हो, टेक्सास में हो, कहीं भी होंगे, मैं आपको मिलूंगा और आप ये पल याद रखेंगे कि आईआईटी के परिसर में कभी राहत इंदौरी के जादू भरे शेर गूंजे थे। इस बार तालियां बहो कि आप संभाल लें कि उनसे छीके से कोई चीज उतरवाई है। राहत इंदौरी साहब में वो सब चीजें हैं। क्योंकि मैं एक बार राहत साहब आपके सम्मान में कह दूं, एक बार यूनिवर्सिटी के दौरान में गया तो उर्दू की कॉपी हमारे एक हकीम साहब दोस्त थे प्रोफेसर, वो चेक कर रहे थे। तो जो प्राइवेट लड़कियां पढ़ती हैं उर्दू में बीए में, उनमें से एक लड़की ने प्रदीप जी बड़ा अच्छा गजल का उदाहरण पूछ रखा था कि गजल की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन बताइए। तो लड़की सीधी होगी, 12वीं ऐसी कर गई होगी, तो लड़की ने लिख रखा था कि गजल वो गाना होता है जिसे बदमाश लड़के खराब लड़की को देखकर गाते हैं। तो मैं जब जब राहत इंदौरी को सुनता हूं तो मुझे लगता है लड़की की बात थोड़ी बहुत सही थी कि उनसे छीके से कोई चीज उतरवाई है। जरा पिक्चरस क्या पिक्चर देखें, उनसे छीके से कोई चीज उतरवाई है, चीज उतरवाई है। काम का काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है। एक बार पूरा आईआईटी परिसर हिंदुस्तान के और पूरी उर्दू जमात के इस वक्त के सबसे बड़े शायर राहत इंदौरी को दावत दे। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इसके बारे में पूछा था मैं। बोलती हूँ मैं अब्बा कुमार विश्वास को जानती हूँ। अरे सर बहुत अच्छे लड़कों लड़कियों, मैं अपने छोटे भाई कुमार विश्वास का एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर और शुक्रगुजार हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे उसने याद किया और मुझे ये नौजवानों को शायरी सुनाने का मौका दिया। मैं गजल कहने की कोशिश करता हूं, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि मैंने गजल कह ली है या नहीं कही है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि गजल कहने के लिए, गजल सुनाने के लिए और गजल सुनने के लिए थोड़ा बहुत बच्चलन होना चाहिए। और मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे काम के बहुत से लोग यहां पर और बहुत अच्छे। मैं चूंकि शायरी के खाने से आया हूं तो ये जैसा अभी कुमार विश्वास ने यहां से के लिए कुछ काम किया था, तो मेरे पढ़ते वक्त आप ना बोलें, सिर्फ मुझे बोलने दें, तो आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। वरना आप बोलेंगे मैं फिर उसका जवाब दूंगा, 3-4 बरस तक आपके ख्वाब में आता रहूंगा। जिंदाबाद। मैं काफी उम्र हो गई, मेरी 60 बरस हुए अभी 1 जनवरी को, लेकिन आप इससे खौफ न खाइए, शायरी में आपकी उम्र की करता हूं। आपके काम की बहुत बातें हैं, लेकिन शायरी सुनने की एक तहजीब होती है। सीटी बिल्कुल नहीं बजे, जो भी काम हो मुंह से हो और कहीं से कुछ ना हो। बस इतना है, मुझे सुनकर आप बता दें। तो कुमार विश्वास ने मुझे बुलाया है, अगर आपने मुझे सुनकर बता दिया तो मैं आपको सुनाकर बता दूंगा। और शर्मिंदगी नहीं होगी डॉक्टर कुमार को कि किसे बुला लिया था, और मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैं कहां गया। ऐसी बात, नौजवानों की तादाद ज्यादा है, आपके काम की बात ज्यादा करूंगा। राज 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 जो कुछ हो इशारों में बता भी देना।
राज जो कुछ हो इशारों में बता दीजिए। ये सिर्फ जवानों के लिए है। जो बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, वो सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। और हमारे ये बच्चे इन सब अमल भी कर सकते हैं। सुने, जिंदाबाद। मैं सुना के बताता हूं, आप सुन के बताएं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। बता भी देना। वाह, हाथ जब उससे मिलाना दबा भी देना। वैसे जी भाई, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी वैसे इस खत हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा, ये मैं अपने छोटे भाई कुमार की नजर करता हूं। क्या बात है। ये लेट हो गया, वरना सब कुछ हो ही जाता। लेकिन अब नशा वैसे तो बुरी शय है, बुरी चीज है। नशा बेचो तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर शहरों। अच्छा मूड बनाओ। जब मैं बोलूं आप खामोश रहें, जब आप जाते हैं मैं खामोश हूं। एक मूड बन जाए, 10, 12, 15 मिनट का काम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। शहरों में तो वही वाला है। शहरों में जी तो बारूदों का मौसम है। देखिए, मैं एक बहुत मुश्किल आदमी हूं। ये कुमार ने मुझे फोन किया कि राहत भाई आना है, मैंने आ गया। वरना महीनों लग जाते हैं, किसी एक शहर में पहुंचने। सारी जिंदगी 40 साल हो गए मुझे शेर पढ़ दे। पूरी एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाया हूं, 42-45 मुल्कों में। लेकिन यहां तक तो मैं आया हूं तो मैं आपकी कुछ खिदमत करके चला जाऊं। आराम से सुनो, मजा लो, सीटी मत बजाओ, पर मजा लो। मैं कह रहा हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। वाह, गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। एक बार जोरदार तालियां राहत इंदौरी साहब के लिए। हाँ, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वंस मोर। अच्छा, नहीं, वो तो राहत भाई का तो जादू इतना है, तो पैदा हुए तो तब भी वंस मोर की आवाज आई थी। ऐसा गली के बुजुर्गों ने बताया। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि राहत इंदौरी साहब यहां तक आए और आपने उन्हें मन से सुना। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, फिर आपने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम चलेगा तुमने फिराक को देखा था। मैं आपसे कहता हूं कि आने वाली नस्लें आप पर नाज करेंगी IIT वालों, जब उनको मालूम चलेगा आपने राहत इंदौरी को सुना था। अभी बहुत सारे लोग, तो मैं जानता हूं कि कल बहुत सारे लोग राहत भाई के नाम का गूगलिंग करेंगे, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिससे पिताजी का नाम पूछो तो वो भी गूगल में ढूंढते हैं। तो कल्चर का प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं। समय की सीमा है, ऐसा बताया गया है। पिछली बार भी समय की सीमा थी। एक प्रोफेसर साहब तो बाकायदा लठ लेके घूम रहे थे सामने। मैं पता नहीं कैसे फंसता हूँ कि हर बार समय की सीमा हो जाती है। बहुत अच्छा। हाँ, आप बोलिए, आप तो बोल सकते हैं। कई लोगों की ना क्या है, अकेले में आवाज निकलती नहीं है, तो सार्वजनिक स्थानों पर चेक करते हैं कि निकल रही है कि नहीं तो वो निकालने की कोशिश करें। बहुत अच्छा।
आदरणीय प्रदीप चौबे जी ने अपने विशाल आकार से आपको हंसाया और मुझे बताया मेरे बारे में कि इसका आकार कितना कम है। प्रदीप जी दरअसल कला के विद्यार्थी हैं, इन्होंने BA MA किया, तो इन्हें पता नहीं है कि हम इंजीनियरिंग वाले किस तरह सोचते हैं। प्रदीप जी, हमारे यहाँ वेट से कुछ नहीं होता, वैलेंसी से होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के देश में ये वेट लिए घूम रहे हैं और मोहल्ले वाले तो ये कहते होंगे कि पेट लिए घूम रहे हैं। आकार से क्या होता है प्रदीप जी, मोबाइल कितना ही बड़ा हो, सिम कार्ड तो इतना सही लगता है। मैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट का सिम कार्ड हूं। मैं कुछ एक नई मुक्तक आपको सुना देता हूं, बहुत लगातार सुनाता रहता हूं। हर बार मैं कोशिश करता हूं कि मैं खड़गपुर ना जाऊं। मैं भी बहुत बेशर्म हूं कि आ जाता हूं और आप मुझसे बड़े हैं कि जो बुला लेते हैं। मैं सोचता हूं कि 1 साल गैप हो जाए। इसी बार मैं काशी यात्रा में सोच रहा था कि BHU ना जाऊं, लेकिन वो भी ना माने, कल वहां भी गाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एक पंक्तियां नई सुना देता हूं। जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, वक्त की सीमाओं के साथ हम इसे सुन लेते हैं कार्यक्रम को। एक तो अच्छा मुझे ये लगा कि पिछली साल मैंने जो कुछ भी पढ़ा था उसका बड़ा मारक असर हुआ और माननीय राज ठाकरे जी और उनकी सेना ने मुझे बाकायदा एक मुकदमे का नोटिस भेजा। चलो, मैं यही चाह रहा था कि गेंडे को गुलगुली हो और हुई। IIT परिसर से ही हुई, क्योंकि गेंडे को भी ढंग से की जाए तो हो जाती है, बस देखना पड़ता है कि कहाँ करनी है। तो आप सबने इस परिसर से मुझसे वो कराई। इसके लिए दरअसल क्या है, उनका इतना जादू है और वो इतने डरने लगे हैं आजकल मेरे मुंबई के प्रोग्राम से कि इस बार तो उन्होंने मूड इंडिगो में अपने लोगों से कहा कि नहीं, वो नहीं आना चाहिए, कुमार विश्वास नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि फहान नाम का तूफान आ रहा था मुंबई में, वो क्यों नहीं आया आपको पता है? मनसे वाले समुद्र तट पर गए और उन्होंने तूफान से पूछा कि मराठी आती है? तो उसने कहा कि नहीं आती। मैंने तो उनसे कहा, श्रीमान जी से, मैंने कहा यार तुमने ना ये बेमतलब हमारे खिलाफ हल्ला मचा रखा है, यूपी वालों बिहार वालों के खिलाफ। ऐसा नहीं है, बंबई में भीड़ हमारी वजह से नहीं बढ़ी। बंबई में भीड़ जिन 2 लोगों की वजह से बढ़ी है, उन्हें पकड़ो, राज ठाकरे साहब। तो उन्होंने पूछा कौन? मैंने कहा एक हिमेश रेशमिया, एक तुषार कपूर। एक हीरो हो गया, एक गाना गाने लगा, तो लोगों को लगा कि ऐसे नकटे गा सकते हैं तो अपन क्यों नहीं गा सकते। तो सब लोग वहां पहुंच गए। 4 पंक्तियां सुनेगा कि इस बीच में क्या बदला है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस महफिल में, इस जलसे में जो भी लड़के लड़कियां बैठे, जिस भी इंस्टीट्यूट के हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, सबसे सुखी तो हमारा ये फिरंगी है, एकदम आनंद में। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये मजे में है, सबके खुश में खुश है। आदमी कई बार फंसा रह जाता है। वो एक गुप्ता जी बाबा रामदेव जी के चेले थे, वो बड़ा योग वोग करते थे। 80 साल की उम्र में स्वर्ग पहुंचे तो देखा कि वहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, शराब बट रही है, डांस हो रहा है, कैबरे चल रहा है। तो दरवाजे पे खड़े होकर सबसे पहले उन्होंने बाबा को गाली दी, बोले सारे 10 साल लेट करा दिया। तो ये वही है, इसको खुशी है कि आप बताऊं मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं, क्या बदला। निवेदन, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने कहीं ना कहीं मेरी कविताएं सुनी है, इस पूरी जवान पीढ़ी ने। तो मैं कुछ नए मुक्तक सुनाऊंगा, फिर जो कुछ पुराने 2-3 ऐसे हैं जिनके सुनाए बिना मेरा पिंडदान नहीं होता है, मैं जरूर सुनाऊंगा। आप निवेदन करिए। समय का एक छोटा सा जो एक्सटेंशन जिन अधिकारियों ने हमें दिया है, जिन प्रोफेसर्स ने हमें दिया है, हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी इस विवशता को समझा कि हम लेट आ पाए। पढ़ता हूं, अनुग्रह और उसकी टीम का मैं बहुत आभारी, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस कविता मेरे लिए। उन्होंने मुझे आमंत्रित करने के लिए प्रदीप जी और राहत जी को, हम लोगों के लगातार फोन करके रात को 12-12 बजे हमारे दाम्पत्य जीवन में खलल डाला। बहुत आभारी, बड़े अच्छे लड़के हैं, मतलब बड़ा रखते हैं कि कहाँ है। अब रोज 12-1 बजे फोन करके पूछता था, और सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आ रहा हूं, करके ही बताऊंगा। तो संचालन कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। लेकिन चलिए मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए। बहुत बहुत
चेहरे पर अजीब सा कष्ट छाया हुआ है इसमें। किसी आदमी का चेहरा होता है कि देखो तो ऐसा लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ। जैसे अध्यापक देखे आपने, अध्यापक कैसे ही हो, मैं खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्राइमरी स्कूल का मास्टर हो या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, ज्यादा ज्ञान पा जाए तो वो सुबह को कैंपस में ऐसा लगता है कि पुरानी कब्ज का पीड़ित है और सुबह सफलता नहीं मिल पाएगी। चेहरे पे कैसा गुरु गंभीर भाव रहता है। मुझसे भी प्रोफेसर क्षमा करेंगे, मुझसे भी लोग यही कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक है, थोड़ा गंभीर हो जाओ। तो मैंने कहा मैं तो लाइफ में ही नहीं गंभीर हुआ, क्या करूं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि लाइफ में कभी सीरियस भी हुआ हो, तो मैंने अपनी छोटी सी बेटी है उसको बुलाया आवाज देके, मैंने कहा ये क्या है। नहीं होता। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेगा। कि बदलने को तो इन आंखों के बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति पर आए किसे वहां नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। दुनिया बदल जाती है, चीजें नहीं बदलती। उर्दू की शायरी के एक जवान दोस्त तनवीर ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति टूट कर आए तो जरा टूट कर वहां करना, पीछे जितने लोग, आप सब भी लोग, आप लोग किराए से तो नहीं है ना। कि बदलने को तो इन आंखों, होता है इंस्टीट्यूट में मंगाए भी जाते हैं, कि बदलने को तो इन, और जो लोग सोफे पर बैठे हैं, आपकी भी मैं जानता हूं कि अच्छी कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। आपकी बहादले इस बार, बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, शिद्दत देखना और हाथ खोल देना इस बार, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। एक और मुझे नाराज नहीं होने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस टीम से मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा कि कवि सम्मेलन की जो हाइप हमने इतने साल मेहनत करके IITs और IIM में पैदा की, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स और शायद हमारे जो संस्थान के बड़े लोग हैं वो गंभीर नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा गाना नहीं है जो हमने 1000 लोगों के साथ गाया हो, हमारे पास केवल एक शब्द है। और दोस्तों एक बात बता दूं, इसे अहंकार में मत सुनना, इसे मेरे स्वाभिमान में सुनना। मैं भी आपकी तरह पूरी BE करके कहीं बड़ा प्लेसमेंट ले सकता था, लेकिन मुझे इकबाल का शेर याद आया कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक बड़ा खतरा है जिसके प्रति आप आगाह नहीं है। ये सारे मीडिया, ये सारे टीवी चैनल, ये सारे अखबार हमारे अंदर तक वो उतारना चाहते हैं जिसका एजेंडा पश्चिम फिक्स करता है। अमेरिका का गोरा जिसका बैठकर एजेंडा फिक्स करता है, वो मेरे घर दरवाजे तक उतारने की कोशिश है। सच मिलेगा तो राहत इंदौरी की जबान में, प्रदीप चौबे के कटाक्ष में, कुमार विश्वास के स्वर में, क्योंकि ये अखबार हमारा सच बोलेंगे। जिनके मालिक राज्यसभा का दरवाजा खुलवाने के लिए नेताओं के दरवाजे पे अपनी टोपियां रखकर बैठे रहते हैं, ये अखबार मेरा और आपका सच बोलेगा। ये चैनल, ये टीवी चैनल हमारा सच बोलेंगे। वे बड़े पत्रकार प्रणव राय, NDTV वाले, जिनके बोलने से हिंदुस्तान में आम राय बनती थी, उनके चैनल पर स्वयंवर दिखाए जा रहे हैं। सीता माता का देखा था, शूपणखा का पहली बार देखा। राखी सावंत का स्वयंवर, और स्वयंवर भी किसका, जो मुंह धो ले तो स्वयं ही वर है।
जो मूल जो है तब अभी बड़े सोए 2.5 किलो का मेकअप करके 19 कैमरों के साथ स्वयंवर, और वो बिल्कुल आईपीएल की तरह चला वो स्वयंवर। पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। वो तो उन्होंने ट्रॉफी सेरेमनी नहीं दिखाई, खत्म कर दिया। बोले साहब 10,000 लड़कों में से 10 दूल्हे चुने गए हैं। मुझे बंबई में ऐसे हजारों लड़के मिले जो ये कह रहे थे कि जी दूल्हा तो पहले बन चुके थे, प्रतियोगी नहीं बन पाए। और वो लाए इलेश, वो क्रिकेट खेलता है लड़का। अच्छा रहा राहत भाई वो सगाई के बाद चला गया, वरना शादी हो जाती तो पता चल जाता कि बेटा पिच ऐसा है कि बड़े बड़े रनर मांग लेते हैं यहाँ पर। हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमें मानिए मत मानिए, हम एक बहस में है तब पढ़ रहे हैं। निवेदन करता हूं कि पुकारे आंख से चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। आपकी वाह मिले। मैं मजबूत बात कह रहा हूं अगली पंक्ति में। मैं छोटा सही, सामान्य सही, कोई स्टार वैल्यू ना सही, लेकिन मेरी लड़ाई बड़ी है जो आपकी तालियों के सहारे बड़ी हुई है इस बार देना। कि पुकारे आंख से चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। पंक्ति सुने। लड़कियों को बड़ा अभ्यास होता है कि लड़के उनकी झूठी बड़ाई करते रहे, और लड़के भी अभ्यास कर ही लेते हैं कि अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। अब जरा दिल धड़क जाए तो तालियां देना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। अब भी कुछ खूबसूरत लोग दाद नहीं दे रहे हैं। मैं एक अक्षर शेर पढ़ता हूं, वो सुनाता हूं, सुनेगा। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। आपकी ओर से वहां मिले कि हमारे शेर सुन करके। और राज भाई ऐसा नहीं है कि तितली ऐसी हो गई और फूल ऐसे रह गए, तितली भी कम नहीं है। वो एक लड़के ने दिल्ली में एक लड़की से कहा कि चलो किसी सुनसान जगह चलते हैं। तो लड़की ने कहा नहीं तुम कुछ ऐसा वैसा करोगे। बोले नहीं आईआईटी की कसम में कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। तो लड़की ने कहा कि फिर चलने से भी क्या फायदा। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। हमारे शेर सुन करके। अगली पंक्ति पर उछल जाए तो पूरा सदन वाह करना कि हमारे शेर सुन करके। अनुग्रह बैठ जाओ यार, ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। हमारे शेर सुन करके भी जो खामो। परसों 4 दिन पहले था मैं आया इंदौर में। मैंने वहां भी लड़कों से कहा देखो भैया देसी रहना सीखो, देसी, उसी में फायदा है। अपन तो अभी कुंभ गए थे, कुंभ हरिद्वार के मेले में, वहां एक नागा बाबा बैठे थे। तो ये प्रदीप चौबे उनके पीछे लग गए, बोले वेट कम करना है, नागा बाबा आशीर्वाद दो। और सारे हमारे कवि लगे नागा बाबा पॉपुलरिटी दो। मैं भी गया, मैंने कहा साहब मुझे भी। अरे बोले तू पागल है क्या, मैं तो नागा बाबा थोड़ी हूँ। मैंने कहा फिर लोग कह रहे हैं। बोले मैं तो नहाने आया था, लोग कपड़े ले गए। मैंने सोचा दुकान ही जमा दो, कपड़े भी लोग ले जाए तो भी दुकान जमा दो। कि हमारे शेर सुन करके। मत मानो ना, हमें मानो ना, चेतन को मानो, पर हम हैं। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। अब जरा कलेजा उछल जाए तो सबकी वहां आए कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में
ये वो लड़के हैं जो ये गालियां खुद नहीं दे पाए कि खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है, किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। अब जिन्हें समझ आ जाएगा उनकी तालियां बजेंगी। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। किसी परफॉर्मेंस के पेमेंट से कुछ नहीं होता। प्रदीप चौबे मुझसे पूछ रहे थे आज जहाज में, बोले यार ये प्रीति जिंटा पागल हो गई क्या? मैंने कहा क्यों? बोले पिछली बार इसने युवराज को खेलने के 5 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार तो ढंग का भी नहीं खेला, इस बार 9 करोड़ दिए। मैंने कहा खेलने के तो इस बार भी 5 ही दिए। निवेदन करता हूँ कि कोई बात नहीं, कल समझ लेना, कोई जल्दी थोड़ी है। कोई होता है। मैंने वहां दिल्ली जू के सामने पुराना किले पर एक प्रोग्राम पिछली साल दिया था। इस साल गया तो गेंडा हंस रहा था। उनका भाई साहब क्या हुआ? बोले वाले सब पिछली साल वाली समझ आ गई मेरे। तो कोई दिक्कत नहीं कि कोई खामोश है इतना। आइए, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुख्य अतिथि कौन है। पता चला बड़ा चरित्रवान लड़का है, जहां से निकला था वहीं बैठा। बहुत अच्छा। 5वीं बार जगह बदली उसने। IIT के लड़कों की आदत होती है कि वो कुल्फी भी खाते हैं तो हर तरफ से चाट के देखते हैं। एक्सपेरिमेंटलिज्म है ना लाइफ का, बहुत अच्छा है। मुझे ध्यान से सुनना। वो एक कवि की कविता सुन के श्रोता मर गया तो उस पर मुकदमा चला, तो जज ने कहा रे नीच कवि, तेरी कविता सुन के एक श्रोता वीरगति को प्राप्त हो गया, तुझे फांसी दी जाएगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? बोले जी वही वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैं वही कविता तुम्हें सुनाना चाहता हूँ कि कोई खामोश है इतना। समय कम है और मेरा 1.5 घंटे 1 घंटे से पहले गला नहीं खुलता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कर्टेल करते हुए कम सुनाओ। कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। आपके मामले दोस्तों, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे मोहब्बत करने के लिए 1 साल काफी है, लेकिन उसे एक चेहरे को भूलने के लिए 1 जिंदगी छोटी है। आप पहले 3 दौर में हैं, मैं आखिरी दौर में हूं। लेकिन मेरी बात समझ लेंगे तो शायद आपकी वहां मिलेगी। मैं आपके बीच का, आपके परिसर का हूं कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। अगली पंक्ति आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा दिल लगा लीजिए, मुझे वहां मिल जाएगी। कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम, अच्छी पंक्ति थी, समझ नहीं आई, मुझे पता चल गया। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। अपने साथ होता था ना, जब प्रॉब्लम बहुत घिस जाती थी रसने कैनेडा में, तो अपन सिर्फ गर्दन हिलाते थे क्लास में। किसी की एक तरन्नुम में, वो मोटी वाली कुमार मित्तल, पीली काली वाली है ना, कि किसी की एक तरन्नुम में। राज भाई, लड़कों का दर्द समझिए आप। ये दुनिया के सबसे जागरूक बच्चे हैं। ये सारे लड़के चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। किसी की एक तरन्नुम में क्योंकि एक तो कैरियर पॉइंट और बंसल साहब, मित्तल साहब, एलिन के बाद एक तो लड़कियां आती कम है, और सब इस प्रक्रिया से निपटने के बाद जो आती हैं वो लड़कियां नहीं बचती, वो नॉन मेल बचती हैं। मैं आपका दर्द समझता हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं। किसी की एक, आपका राजा राममोहन राय मैं ही हूं। किसी की एक तरन्नुम में। अच्छा, लड़कियां भी क्या करें यार, आप इतने नालायक हो कि मतलब तू है हट जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और मैं आपकी ओर से भी कह रहा हूं, लड़कियों की ओर से,
पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, लेकिन पुरुष की मानसिकता स्त्री के प्रति नहीं बदल सकती। मतलब इतनी अजीब मानसिकता होती है कि 80 साल का डोकरा भी अर्थी पे चढ़ के जा रहा हो और रास्ते में सुंदर स्त्री आ जाए तो वो भी वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है। किसी की कराने भूल या देख लो, जलवा देख लो आप। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आंख पूरी आज तक नहीं खुल गई। जरा तालियां झूम के हो जाओ एक बार। हाँ, किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। मैं तो ऐसा ही था, बिगड़ा ही हुआ था, इसमें मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। किसी की एक तरन, कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों। मुझसे भी कहते हैं चैनल वाले हमारे आ जाओ साहब एक प्रोग्राम कर दो, लेकिन उस ग्लैमर से दूरी का मन क्यों है। अगली पंक्ति में मेरा दर्द समझ जाए तो अब तक की सज्जादा तालियां अगर मैंने आपसे ठा के लगवाया हो तो इस दर्द पर भी देना। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं। मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं। और वो पढ़ देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 48 करोड़ डाउनलोड। और बरखा राय ने कहा कि चक दे इंडिया हिंदुस्तान के खेलों का एंथम है, तो कुमार की ये पंक्तियां मोहब्बत का एंथम है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपने गुनगुना दी इसलिए बड़ी हो गई, वरना मैंने तो बहुत सामान्य बात लिखी थी इतने बड़े शायर के सामने। प्रसन्न इसलिए हूं कि आप लोगों पर कितने भी आरोप लगे, आप सब चरित्रवान हैं। जो जहां था वहीं हम लोग भी कैंपस के दिनों में जब जाते थे पिक्चर देखने तो खिड़की पे यही कहते थे कि लास्ट रो के आखिरी 2 सीट दे दो। तो क्लब पूछता था जी वो नहीं मिली तो क्या करोगे, तो हम कहते तो फिल्म देख लेंगे। कोई बात नहीं, कल समझ में आ जाएगी, कोई जल्दी नहीं। वो पंक्तियां पढ़ देता हूं जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया में मकबूलियत पहुंचाई। लेकिन सुनना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जरूर सुनाइए, तो 2-3 मुक्तक उनमें से सुना देता हूं। सुनेगा, नई मुक्तक भी सुनाऊंगा आपको, नया सुना रहा हूं, नया भी सुनाऊंगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और एक मुक्तक बड़ी मशहूर हुई हंगामा शीर्षक से, उसमें मैंने बहुत सारी मुक्तक कही, लेकिन वही पता नहीं क्या कपलेट मशहूर हुई क्योंकि उस क्लिप में वो थी। मैं आपको उसमें नई मुक्तक सुनाता हूँ, IIT में आता हूँ, हर बार कुछ नया सुनाता हूँ। पहले वो मुक्तक सुनिए जो मशहूर हुई। रात भाई हिंदुस्तान में प्रेम के साथ ये दिक्कत है कि केवल थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल के टाइम पे घंटा बज जाता है कि घर जाओ। कि भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, ये पूरा ही याद है। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हंगामा दोहराइए मेरे साथ। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। और सुनिएगा कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, जरा दाद मिले। कि जब आता है जीवन में, आ गया, आइए प्रदीप जी ऐसे आए जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा।
कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का, मजा लेना इसकी, हर बात पर आपकी बात चाहिए कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, हंसी बातों या जज्बातों मुलाकातों का हंगामा, हंसी बातों या जज्बातों मुलाकातों का हंगामा, जवानी के कयामत दौर में ये सोचते हैं सब, दावा करता हूं एक हाथ आसमान में होगा इस बार, जवानी के कयामत दौर में ये सोचते हैं सब, ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा, ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा। एक ताजा गजल के 3 शेर सुन लीजिए। राहत इंदौरी साहब बैठे, इनके सामने गजल पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल का एग्जाम देना, बड़ा कठिन काम, बड़ा पसीना, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं। और देखो क्या था कि अर्जुन लड़ नहीं रहा था, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो गुरुजी हैं, ये तो भतीजे हैं, ये तो भाई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी बहुत तेज आदमी थे और बड़े सहृदय आदमी थे, वो कोई मैकेनिकल के प्रोफेसर तो थे नहीं, तो बिल्कुल ही कसाई हो जाते। तो उन्होंने उसको, गर्मियों के दौरान हुई थी महाभारत, उन्होंने मैदान में खड़ा कर लिया उसे, और खड़ा करके उसे 18 अध्यायों की 700 श्लोक की संस्कृत में गीता सुनाई, और फिर कहा कि बेटा लड़ता है कि और श्लोक सुनाओ। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, बोले गुरुजी कट के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बाहर करते रहना, वरना मैं श्लोक सुना दूंगा। आपसे शेर कहता हूं कि खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। एक 2.25 घंटे की फिल्म आईआईटी की कल्चर को परिभाषित करेगी, जो विनोद धाम पैदा करती है, जो नारायण मूर्ति पैदा करती है, उनके अपने सपने, उनको अपना मार्केट बेचना है। हाँ, आप ब्रांड हैं, आप बिकते हैं तो आपको बेच लेंगे। मुझसे भी कहते हैं, इस फिल्म से पहले भी आए थे मुझसे कि आप इसमें पंच दे दो, मैंने कहा मैं सरपंच दूंगा, लेना है क्या? बोले नहीं वो नहीं लेना है। तो वो नाम भी नहीं दिया अगले का, बेचारे ने पूरी फिल्म की थीम कही 5 पॉइंट समवन, और वो नाम भी खा गए, उसका सारा क्रेडिट खा गए चोर। तब मैं, क्योंकि मेरा बहुत आत्मीय दोस्त है चेतन, हम लोग साथ में, मैंने तब भी कहा, क्योंकि हर चीज मार्केट हो गई, दुनिया की यह संवेदना बेचने पे लगी हुई है बंबई, इसलिए बंबई से दूर रहता हूं, मैं उनके कामों से दूर रहता हूं, वरना वो आपका धर्म कर्म, आपकी भावना संवेदना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंदा। अब मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने किस दिन टाटा मतलब डिश टीवी लगाया आपने कहा, लेकिन भाइयों ने बेच दिया। अब शेर सुनिएगा कि खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। मेरी सलाह सुन लेना, सीनियर होने के नाते आपका सीनियर हूं, और ठीक लग जाए तो जरा आखिरी 3-4 मिनट ये समारोह आपके पीछे विदा करिए, ऐतिहासिक बनाइए इसे। खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। और ये जो पीड़ित संघ है युवकों का, इनको सौंपना चाहता हूं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं स्त्रियों की, लेकिन लड़कियों की, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, पता नहीं क्यों आपके बारे में को कहा जाता है कि सारी संवेदना महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास है। मैं एक छोटा सा मासूम सवाल पूछता हूं, चाहे शीरी फरियाद हो, चाहे लैला मजनू हो, चाहे हीर रांझा हो, मैंने अक्सर देखा है कि उस पूरी स्टोरी की नायिका तो मजे में रहती है, नायक कपड़े फाड़ के सड़क में घूमता है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, वो मजे में, मैं यहां घूम रहा हूं। कि खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। राज भाई आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि खुद से भी, और आपके जरा हाथ खुल जाएं जो बांधे बैठे हैं, कि खुद से भी मिल न सको, वहां मिले जरा मिसरे पर, खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना, पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। खुद से भी मिल न सको, खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। 5 क्रियाएं हैं इसमें, 5 वर्ब हैं, हर एक पर आपकी वाह चाहिए। मोहब्बत कैसे जवान होती है, आपको सलाह देता हूं कि इश्क तो करना
मगर देवदास मत होना लड़कों। देखना, देखना, चाहना, मांगना या खो देना। देखना, चाहना, मांगना या खो देना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। देखना, चाहना, मांगना या खो देना। इस बार तालियां उठें कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। देखना, चाहना, मांगना या खो देना, वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन इतवार समझ बैठे। चाहना, मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। और आखिरी इस गजल का शेर सुनिएगा कि जो भी तुम चाहो। लोग कहते हैं स्वर्ग मिले, यार बड़ी इडियोटिक जगह होगी सर। कल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपन ने सोचा चाय, तो चाय आ गई। आ गई में थोड़ी मजा है, इंतजार में मजा है। सही। वो जो चाय पीने वाले वो जानते हैं कि वो जो अदरक कुटती है रसोई से, उसकी जो गंध आती है उसका मजा है। जो कुछ और पीने वाले हैं वो जानते हैं कि उसका मजा है। कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। और शेर सुनना आखिरी के जो भी तुम चाहो फकत चाहने से मिल जाए। जो भी तुम चाहो, आप सबकी दुआएं। मैं जानता हूं आप सितारे हैं, दुनिया के किस हिस्से पर जाएंगे, मुजफ्फरपुर तक